औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है न्यूज़ वाइज और मैं हूं आपके साथ अली अब्बास। नाजरीन, बचपन से सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं और देखते आए हैं कि पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान की मईशत का सबसे ज़्यादा इन्हिसार जो है वो ज़राअत पर ही देखा जाता है। लेकिन अब जो पाकिस्तान में इस साल सैलाब की सूरत हाल है और अभी तक उसमें मज़ीद जो है वो इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद ज़राअत के मामलात इंतहाई ख़राब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके असरात बराह रास्त आम आदमी तक भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि किसी भी तौर पर मस्बत नहीं हैं बल्कि इंतहाई दर्जे के मनफी असरात हैं जो कि वाज़े तौर पर दिखाई दे रहे हैं। जिसके अंदर जो पहला जो है वो पॉइंट सामने आया है वो ये कि जब गंदुम के मामलात ख़राब हुए, गंदुम की फसलें तबाह हो गई और गंदुम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी में इजाफा होने लगा, उसके बाद आटे की कीमतें जो हैं वो इंतहाई हद तक बढ़ चुकी हैं। और अब ऐसा भी वक्त आगे आने वाला है जो कि माहिरीन की राय है कि आटा जो है वो एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर भी हो सकता है। लेकिन सिर्फ आटे की बात ना करें बल्कि गन्ने की फसल की भी अगर बात करें तो हम ऑलरेडी 1 लाख मेट्रिक टन जो है वो चीनी बरामद कर रहे थे और अब जो सूरत हाल दिखाई दे रही है उसके तनाजुर में इंपोर्ट के बावजूद आगे आने वाले वक्तों के अंदर सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई देगी। कॉटन की फसल मुतासिर हो चुकी है, सब्जियों की फसलें मुतासिर हो चुकी हैं, चावल की फसल इंतहाई हद तक जो है वो मुतासिर हो चुकी है और जो रिपोर्ट्स बताती हैं कि 20 से 25 लाख एकड़ की फसलें जो हैं वो तबाह हुई हैं, जिसमें ये तमाम ज़राअत जो है वो शामिल है। आपको वाज़े करते चलें कि गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत की जानिब से वाज़े तौर पर ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी गई है, जिसका मुतालबा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से भी किया गया था कि मुल्क भर में ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो हुकूमत के लिए कितनी चैलेंजिंग होगी, इसी तमाम तरह सूरत हाल के ऊपर बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन है नासिर जमाल साहब ने, ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़पेपर के लाहौर के, और आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ज़राअत हैं, काश्तकार हैं, जबकि मरकज़ी सदर किसान इत्तेहाद मियाँ उमैर मसूद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आप तीनों मेहमानान को प्रोग्राम में वार्मली वेलकम कहेंगे। नासिर जमाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करूंगा। सर, क्या सूरत हाल इस वक्त पंजाब में दिखाई दे रही है? आप जाहिर सी बात है इन तमाम तरह सूरत हाल पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं, क्योंकि अब ऐसा नहीं लगता कि कोई पॉजिटिविटी आगे मुस्तकबिल करीब में दिखाई देगी। देखें जी कि ये जो जहां जहां पे सैलाब आया ये सारे के सारे मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेन जहाँ पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है वो है, और अभी कोई अंदाजा तो नहीं है, कोई एग्जैक्ट असेसमेंट नहीं की गई, वो जो कि अभी तो रिलीफ का काम जारी है, तो उसके बाद जब असेसमेंट होगी तो भी अंदाजा होगा कि कितना एग्रीकल्चर को लॉसेस कितने हुए हैं। लेकिन जिस तरह सा सैलाब की जो मैग्नीट्यूड था और जिस तरह से भी पानी खड़ा है, तो इससे ये लगता यही है कि हमारी जो मेजर क्रॉप्स हैं, कॉटन, राइस, मेज, ये सारी की सारी इन पे इम्पैक्ट आएगा और इसका इम्पैक्ट काफ़ी जो है मल्टीपल वेज में जो है इकोनॉमी पे भी आएगा। हमारा शायद फूड इंपोर्ट बिल भी बढ़ जाए, हमारी फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, हमारी जो फूड इनसिक्योरिटी है वो भी बढ़ेगी, पावर्टी भी इंक्रीज होगी, क्योंकि लाइवलीहुड्स जो हैं वो बहुत इम्पैक्ट हुई हैं। तो ये मतलब इसका मैग्नीट्यूड शायद हम 2022 के जो सैलाब के नुकसानात हैं, जो कि अंदाजन उस वक्त $12 बिलियन का असेसमेंट हुआ था, तो उतने तो अभी शायद नहीं है और होपफुली सिंध में शायद कम होंगे, क्योंकि जैसे पानी आगे जा रहा है तो इस वक्त लगता ही है कि उस तरह का शायद लॉस ना हो जितना कि पिछली दफा हुआ था या अभी भी एक्सपेक्टेड था। तो मेरा ख्याल है कि ये इसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, ख़ास तौर पे उन लोगों पे, उन कम्युनिटीज़ पे, उन गांव में जहां पे ये सैलाब आया। आमिर हयात भंडारा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत से मुतालबा हुआ, उनके अपने इत्तेहादियों ने किया, बिलावल भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि ज़रई एमरजेंसी जो है वो नाफिज कर दी जाए, कल उसका भी ऐलान हो गया। ज़रई एमरजेंसी में किस हद तक जो है वो मदद मिलेगी हुकूमत को इस सूरत हाल को कंट्रोल करने में, और जो सूरत हाल आप इस वक्त देख रहे हैं पंजाब में और अब जो आगे आने वाले दिनों के अंदर सिंध में भी दिखाई देगी, उसके बाद आपको क्या लगता है कि मुस्तकबिल करीब में ज़रई मामलात को लेकर किन मुश्किलात का सामना और किस हद तक करना पड़ेगा?
देखिए, एक बात तो बड़ी अहम साबित होती है, क्योंकि अगर ज़रई और मौसमियाती इमरजेंसी हुकूमत की जानिब से अनाउंस की गई है, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत को इस नुकसान का और इस सारे मसले का इदराक भी है और उन्होंने बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया है। हम्म। और इससे ये भी पता चलता है कि नुकसान लाज़मन हुआ है। अब अगर हम इसको हमें 2 तनाज़ुर में शायद देखना पड़ेगा, जिस तरह अभी नासिर साहब पहले गुफ्तगू कर रहे थे। एक तो हमें मैक्रो के नंबर्स देखने पड़ेंगे और दूसरा माइक्रो लेवल के ऊपर इसको लेके जाना पड़ेगा। अगर हम मैक्रो में देखते हैं तो अभी तक कोई 2-3 जो हैं नंबर्स वो चल रहे हैं मीडिया के ऊपर भी, और कुछ रिपोर्ट्स के एक थिंक टैंक जो है वो कराची से आरिफ हबीब लिमिटेड की जो नंबर्स हैं वो तो एक्सपोर्ट के ऊपर ज़ाहिर करते हैं कि जिस तरह हमारी राइस की एक्सपोर्ट चैलेंज हो सकती है, हमारी चीनी की एक्सपोर्ट चैलेंज हो सकती है और हमारी कॉटन की और टेक्सटाइल हम्म। की। इसी तरह पाकिस्तान बिजनेस फोरम कहता है कि हमारी कोई 60% राइस जो है वो डिस्टर्ब हो चुका हुआ है। जो राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन है वो कहती है कि हमारा राइस कम डैमेज हुआ है। लेकिन असल जो फिगर्स हैं वो उस वक्त आएंगे जब हमें वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत जो है वो डिक्लेयर करेगी इतने एरिया के अंदर हमारा ज़रई नुकसान हो चुका है। सही। अगर हम डीजीपीडीएमए की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस परसों थी उसको देखें, तो कोई 2 मिलियन एकड़ जो है उसको डिस्टर्ब किया है जो एग्रीकल्चर का रकबा है। अब 2 मिलियन एकड़ जो है वो अगर हम मैक्रो नंबर्स में देखें तो उसका एक इम्पैक्ट नज़र आएगा हमें अपनी लोकल फूड सिक्योरिटी के ऊपर भी, और सेकेंडली जो हमारी एक्सपोर्ट है, जिस तरह अभी पहले बात हो रही थी जी कि जी। हमारे मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो हमें इकोनॉमी के ऊपर देखने को नज़र आएगा। अब इसको अगर हम इसी चीज़ को माइक्रो लेवल के ऊपर देखें तो अगर उस 2 मिलियन एकड़ के अंदर जितने देहात आए हैं और अगर पूरा-पूरा जो देही रकबा है वो आ गया है, तो उसको पूरे किसान जो हैं, उनकी पूरी अपनी जो लोकल हाउस होल्ड इकोनॉमी की मईशत है, वो खत्म हो गई है। अब इसके साथ एक और चीज़ जो हमें मुंसलिक करने की ज़रूरत होगी, जिस तरह अभी नासिर साहब ने कहा कि अभी रिलीफ का काम चल रहा है। ठीक है। तो जितना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के तहत रहते हुए रिलीफ दे चुकी हैं, वो इनखला की हद तक था, खुराक की हद तक था, हेल्थ का था और लाइफ स्टॉक का था। अभी जो मसला आएगा जब पानी रिसीड होगा, अभी जो आने वाले वक्त में, और उसके बाद जब पता चलेगा कि लॉस कितना हुआ है और एग्रीकल्चर की जो लैंड की रिक्लेमेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी, और जिसके लिए मेरे ख्याल में वजीर आजम पाकिस्तान ने 15 दिन का एक टास्क भी दिया है एहसान इकबाल साहब की सदारत में जो कमेटी कायम की गई है ठीक कि है। वो एक प्रॉपर रोड मैप लेके जाएंगे कि किस तरह से हम ज़रूरी इमरजेंसी जो है उसके अंदर और क्लाइमेट इमरजेंसी में पूरे सूबों के साथ लेकर काम करेंगे। लेकिन आमिर तो साहब, कोई ये एक एक शोबा तो यहाँ पर मुतासिर हो नहीं रहा। यहाँ पर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री काफ़ी हद तक मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा हमारी कैटल इंडस्ट्री, लाइव स्टॉक, इसके अलावा और भी डेयरी इंडस्ट्री है, वो भी अब पाकिस्तान के अंदर और ख़ासकर कराची के अंदर भी एक बड़ी इंडस्ट्री बनती जा रही है। जाहिर सी बात है, अब जो चारा उगाया जाता था जानवरों का वो उन तक पहुँचेगा नहीं, तो फिर तो यहाँ जानवरों को भी नुकसान होगा। बिल्कुल, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब आप मैक्रो और माइक्रो दोनों लेवल के ऊपर देखेंगे और जब ये रियल असेसमेंट्स आएँगी, अभी तो हम सिर्फ एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं ना कि कितना क्रॉप का एरिया डिस्टर्ब हुआ है, जी। अभी लाइवस्टॉक के फिगर्स भी आएँगे। तो ये सर्टेनली इसका इम्पैक्ट जो है वो बहुत सारे लेवल के ऊपर नज़र आएगा, और यही जो बात है, जो क्लाइमेट और एग्रीकल्चर इमरजेंसी की जो डिक्लेयर करने की ज़रूरत पड़ी है, वो मेरे ख्याल में इसीलिए है कि हम इसको बहुत बेहतर अंदाज में सपोर्ट कर पाएँ ना सिर्फ फार्मर्स को, क्योंकि ये फार्मर्स का मसला नहीं है, ये आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। क्योंकि फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि बाकी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सारी बाहर की चीजें बाद की रह जाती है। जी। सबसे पहले आपने नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मियां उमैर मसूद साहब भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उमैर मसूद साहब, आप बताइएगा सर, क्योंकि जाहिर सी बात है आप किसान इत्तेहाद के मरकजी सदर हैं, किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन जो सिफारिशात हुकूमत की जानिब से मुरतब की जा रही हैं, क्या उसमें आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया गया है या आपकी सिफारिशात हो क्या सकती हैं मुमकिन तौर पर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये जो सैलाब है ये 1988 से बहुत बड़ा सैलाब है। इसमें हिस्ट्री में इतना कभी नुकसान नहीं हुआ जितना इस सैलाब से नुकसान हुआ है। दूसरे नंबर पे आप देखें कि इसमें बहुत बड़ी एक मिसमैनेजमेंट भी है और इसमें इंक्वायरी भी होनी चाहिए, बल्कि जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। कि आप देखें कि हेड गंडा सिंह से 3,85,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया, जबकि उससे 100 किलोमीटर पे हेड इस्लाम है, दरिया सतलुज की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां से 1,00,000 क्यूसिक पानी क्रॉस किया। 2,00,000 क्यूसिक कहां गया पानी? वो सारा आबादियों में गया है, वो सारा
आबादियां हमारी तबाह की हैं। इस दफा सैलाब ने बेतहाशा नुकसान किया है। आप रावी की बात कर लें, आप देख लें कि शादरा से कितना पानी गुजरा था और हेड सदनाई पे कितना गुजर के आगे चनाब में गिरा है। आप जंग, चनियोट, किसी बंडी बहादुर, किसी भी एरिया का चेक कर ले और आगे पानी कितना जा रहा है। बेतहाशा तबाही हुई है और ये हिस्ट्री में इतनी बड़ी तबाही पहले हमने कभी नहीं देखी। दूसरे नंबर पे सर जो ज़रूरी इमरजेंसी की बात की जा रही है, देखे गंदम का रेट तो ऑलरेडी बढ़ चुका था। गंदम का रेट तो सैलाब से पहले बढ़ चुका था। उसकी रीजन ये थी कि गवर्नमेंट ने रेट नहीं दिया, किसानों ने कम काश्त की। इसके अलावा फीड मिलों ने गंदम, मकई की जगह गंदम इस्तेमाल की और गंदम ऑलरेडी 1000 से 1200 रुपए मन का रेट सैलाब से पहले बढ़ चुका था और बाकी फिर उसके बाद बढ़ा। अब तीसरे नंबर पे जो अशिया है, देखिए सबसे बड़ी जो क्रॉप जो डैमेज हुई है, जो आपके दरियाओं के साथ साथ के जितने देहात होते हैं, जितने एरियाज होते हैं, वहां पे पानी का लेवल ऊपर होता है और वहां पे दो मेजर फसलें, दो क्रॉप्स मेजर कास्ट होती हैं। एक गन्ना होता है, दूसरे नंबर पे चावल होता है। ठीक है। और दोनों ये फसलें, चावल की फसल जो इस टाइम जिसका टाइम था वो 80% तक तबाह हो चुकी है और जो बाकी एरियाज में है वो 20% होगी, लेकिन 80% हमारे अंदाजे के मुताबिक तबाह हो चुकी है। और जो आप अखराजात की बात करते हैं तो हम ये समझते हैं तकरीबन 10,000 अरब से जायद का इस टाइम तक नुकसान हो चुका है। और तीसरे नंबर पे जो गवर्नमेंट की आपने बात की है, तो देखिए गवर्नमेंट ने ज़रूरी इमरजेंसी का वजीर आज़म साहब ने तो अनाउंस कर दिया है, लेकिन ये नहीं बताया कि ज़रूरी इमरजेंसी में किसानों को ड्रिपें लगाई जाएंगी या उन्हें अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। मैं साहब आपकी गुफ्तगू से तो लग रहा है कि आप ये समझते हैं कि ज़रूरी इमरजेंसी किसी मसले का हल नहीं है। सर ज़रूरी इमरजेंसी में कुछ ना कुछ तो हो ना। देखें ना, ज़रूरी इमरजेंसी किस चीज का नाम है, हमें ये भी तो बताया जाए कि ज़रूरी इमरजेंसी में होना क्या है। कोई कंपनसेशन देंगे, जितने घर तबाह हो गए, जितने जानवर मर गए, जितने लोग मर गए, क्या करेंगे उसका आप? चले ठीक है उमैर मसूद साहब, बिल्कुल मैं इस पर आपको गुफ्तगू का बिल्कुल मौका दूंगा आगे भी, लेकिन एक ब्रेक के लिए मुझे ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कुछ बात करेंगे कि ज़रूरी इमरजेंसी अनाउंस तो हो गई है, लेकिन उसके कुछ पॉइंटर्स या कोई ज़राए से कोई इतलात मौसूल हुई हैं, इस पर बात होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। नासिर जमाल साहब, जैसे कि मियां उमैर मसूद साहब जो है वो फरमा रहे थे कि ज़रूरी इमरजेंसी का जो है वो ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन इसके हवाले से कोई पॉइंटर्स सामने नहीं आए हैं कि किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या इसमें इकदाम उठाए जाएंगे। आपके ज़रा इस हवाले से क्या बताते हैं? जी देखिए, जो पास्ट की जो मतलब माजी की जो रवायत है ज़रूरी इमरजेंसी से मुराद बेसिकली ये होता है कि आपके जो किसान हैं उनका अगर कोई लोन है तो वो माफ़ हो जाता है या उनको थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर देते हैं, या उनको जो अगली क्रॉप के लिए कुछ सब्सिडाइज्ड इनपुट्स मिल जाती हैं, कुछ सॉफ्ट लोन्स मिल जाते हैं। तो ज़रूरी इमरजेंसी कैटल के लिए कोई चीज़ें, कैटल अगर आपके लाइफ स्टॉक है तो उसके लिए आपको कोई सर्विसेज फ्री या सस्ती मिल जाती है। मतलब इस तरीके से ज़रूरी इमरजेंसी जनरली तो इसी तरह से इसका मतलब लिया जाता है। लेकिन अली इसमें जो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़रूरी इमरजेंसी है ये बेसिकली रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का जो हमारा जो पहला और दूसरा स्टेप है ना किसी भी डिजास्टर में, ये उसका पार्ट है। असल काम जो है वो जो आपने क्या ये ज़रूरी इमरजेंसी और जो मौसमी इमरजेंसी आपने लगाई है, तो क्या ये लॉन्ग टर्म कोई हम उस पर मेजर्स लेंगे? लॉन्ग टर्म मेजर से मुराद है कि क्या हम क्लाइमेट रेजिलियंस पे काम करेंगे, एडेप्टेशन पे काम करेंगे, क्लाइमेट मिटिगेशन पे काम करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर अपना जो है वो डेवलप करेंगे? क्या हम अपनी फार्मर्स कम्युनिटी जो है क्या हम उनको मैकेनाइजेशन की तरफ लेके जाएंगे, टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, उनको बेहतर सीड प्रोवाइड करेंगे फ्यूचर के लिए, जो कि ड्राउट्स में या हीट वेव्स में, मतलब हीट वेव्स में भी वो अच्छी यील्ड दे सकता हो। इस तरह की चीजें हैं। मतलब हम क्या नई टेक्नोलॉजीज, सी टेक्नोलॉजीज लाएंगे, क्या इनपुट्स का जो अवेलेबिलिटी है क्या उनको बेहतर करेंगे सारा। तो ये सारी चीजें हैं। इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस की तरफ जाएंगे या नहीं जाएंगे।
तो हमने जो पिछले देखा है मतलब 2022, 2010, 2012 इन सब फ्लड्स में हमने यही देखा है, इस तरह के काम अनाउंसमेंट्स होती हैं। फिर ये होता ही है कि जो रिलीफ का फेज होता है वो खत्म होता है, फिर थोड़ी सी रिहेबिलिटेशन का फेज होता है जिसमें कुछ जहां जहां वो कोई किसान है जो जिनकी लैंड ओनरशिप है वो वापस चले जाते हैं, और जो लैंडलेस फार्मर्स होते हैं वो फिर शहरों की तरफ आ जाते हैं और कंस्ट्रक्शन या छोटी मोटी सर्विसेज इंडस्ट्री की तरफ चले जाते हैं। तो यही होता है, और ये सारा इसी वजह से होता है कि हमने कभी लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं है। जैसे ये साइकिल जो फ्लड का साइकिल खत्म होगा, ये आप देखिएगा कि आगे गंदम की जब सोइंग आएगी उस तक तो शायद हेल्प आ जाए थोड़ी बहुत, लेकिन उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं अंग्रेजी में बिजनेस एज यूजुअल, तो मेरा ख्याल है कि वो बिजनेस एज यूजुअल ही शुरू हो जाएगा। क्योंकि 2022 में भी अगर हम देखें तो यही लोग हुकूमत में थे जो आज हैं, तो उस वक्त भी कुछ नहीं किया, और आज भी मतलब हमने मतलब फर्क सिर्फ इतना है कि 2022 के बाद हमने सारी दुनिया में जा के कहा जी हमें पैसे दे, लेकिन इस दफा हम नहीं कह रहे, हम नहीं जा रहे, क्योंकि हमें पता है कि 2022 में भी कोई पैसे नहीं मिले थे, तो इस दफा भी कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। तो दिस इज द ओनली डिफरेंट इज ही, अदरवाइज ये सारी चीजें क्लाइमेट पे जो हाइपरबोले है, जो रेटरिक है, वो 2022 के फ्लड्स के बाद भी बहुत हमने सुनी। ज़राअत को जो है वो इम्प्रूव करना, उसको रिफॉर्म करना, उसकी पॉलिसी, ये उस वक्त भी हमने बहुत सुना। तो उसके बाद लेकिन प्रैक्टिकली मतलब कुछ नजर नहीं आता कि प्रैक्टिकली कुछ किया गया। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि ये जो मैं वही कह रहे थे कि जी के कोई स्टेप्स बताए जाए, तो वो स्टेप्स मेरा ख्याल है कि अगर बता भी दे वो गवर्नमेंट, तो वो पूरे के पूरे जो है इम्प्लीमेंट होंगी नहीं, ना उनके पास पैसा है, ना मेरा ख्याल है टेक्निकल उनके पास कैपेसिटी है, ये सारा। तो ये है। अब इसमें थोड़ा सा जो ये है कि मेरा ख्याल है कि ये एक प्राइवेट बिजनेसेस, प्राइवेट सेक्टर जो है उसका इस सारी सिचुएशन में रोल जरा थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, उन्हें खुद से आगे आना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ज़राअत का इशू नहीं है, ये सिर्फ फ्लड्स जो है और या क्लाइमेट जो है, ये सिर्फ ज़राअत का इशू नहीं है, ये कोई सिर्फ किसानों का इशू नहीं है, ये अब इतना ये बड़ा मसला हो चुका है कि ये आपके जो बिजनेसेस हैं, आपके जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, इन सबको ये खा जाएगा अगर इस पे हमने काम नहीं किया। तो इस सिलसिले में मेरा ख्याल है कि वो भी उन्हें भी आगे बढ़ना चाहिए, अदरवाइज ये आगे अगर 2-3 इस तरह के आ जाते हैं बड़े सैलाब, तो हमारे लिए हमारी इकोनॉमी काफी मुश्किल में चली जाएगी। मतलब मुश्किल में तो है, लेकिन काफी ज्यादा मुश्किल में और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। आमिर हयात भंडारा साहब, आप बताइएगा सर कि ये जो मतलब मामलात हैं, कि मैं हमेशा से ये बात कहता हूं कि जिस शोबे के हवाले से हुकूमत को इकदाम कर रही होती है या उनके मसाइल हल करने के लिए जो है वो आगे आती है, उस शोबे से मुंसलिक लोगों को कभी भी ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता। आप क्या समझते हैं सर, ऑन बोर्ड लिया जाएगा और कितना ज़रूरी है? देखें, ऑन बोर्ड लिया जाना तो बहुत ज़रूरी है। जो सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं उनके बगैर तो कोई भी पॉलिसी जो है वो अगर मुरतब हो भी जाए तो वो सस्टेनेबल और ऑनरशिप नहीं होती। सही। इस दफा देखें, जो ज़रूरी इमरजेंसी और क्लाइमेट इमरजेंसी की जो अनाउंसमेंट है वो कैबिनेट की तरफ से आई। इसका मतलब यह है कि पूरी की पूरी जो गवर्नमेंट है वो ऑन बोर्ड है, क्योंकि ये कैबिनेट ने अनाउंस की। और दूसरी चीज ये है कि इस एग्रीकल्चर और जो क्लाइमेट इमरजेंसी है उसकी अनाउंसमेंट ये जाहिर करती है कि अब हम क्लाइमेट चेंज को शायद बहुत सीरियसली देख रहे हैं, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट ओनली फ्लड्स। ये सिर्फ फ्लड की बात नहीं है, हम पिछले चंद सालों के अंदर फ्लड्स भी देख रहे हैं। हम अभी अगर आप मार्च अप्रैल के अपने प्रोग्राम्स उठा के देख लें तो उसमें हम ड्राउट्स की बात कर रहे थे कि बारिशें नहीं हो रही। तो हमें क्लाइमेट जो है वो मल्टीपल तरीकों से जो इम्पैक्ट कर रहा है, और उसका जो सबसे बड़ा असर है वो एग्रीकल्चर के ऊपर आ रहा है, ज़राअत के ऊपर। नासिर साहब की बात से मैं बड़ी हद तक इत्तेफाक करता हूँ और मैं इस बात का बड़ा एडवोकेट भी हूँ, बहुत पहले कह भी चुका हूँ कि हम हमेशा हर वक्त सिर्फ गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो एतमाद रख के और जो उम्मीद रख के लगा के बैठे होते हैं, जबकि नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा जो एग्रीकल्चर के मुंसलिक बिजनेस सेक्टर है, बिजनेस की जो एग्रीकल्चर के रेलेवेंट वैल्यू चेन है, कम से कम वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर ले लें। बिल्कुल। उसमें आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनीज एग्रीकल्चर बिजनेस के अंदर काम कर रही हैं, इनपुट सप्लायर्स काम कर रहे हैं, प्रोसेसर्स काम कर रहे हैं, और वो हर वैल्यू चेन के अंदर है।
दे शुड एटलीस्ट अब उनको आगे आना चाहिए और बताना चाहिए गवर्नमेंट को भी और किसानों को भी कि वो हमारे साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो उनका प्रोडक्ट बेसिकली फार्मर या एंड यूजर है एग्रीकल्चर की इस पूरी वैल्यू चेन में, या प्रोड्यूसर। तो अगर उसके साथ मेरे ख्याल में इस वक्त साथ खड़े होंगे गवर्नमेंट के साथ मिलकर, तो बहुत बेहतर हल में हम ना सिर्फ पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, बल्कि ये जो इमरजेंसी है इसके भी शायद हमें पॉइंट्स 15 दिन के बाद मिलेंगे, जो टाइम दिया गया है इसके ऊपर एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार करने का। उसमें पता चलेगा असल में तखमीना कितना है। अभी तक तो हम ये डिक्लेयर ही नहीं कर सकते कि लॉस कितना हुआ है। जब लॉस का पता नहीं है बिल्कुल, तो अभी फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है वो सामने आना जरूरी है। बिल्कुल भंडारा साहब। अच्छा उमैर मसूद साहब, आप वैसे तो हुकूमत की कोई पॉलिसी के ऊपर जो है वो मुतमईन मुझे दिखाई नहीं देते, लेकिन आप अगर समझते हैं कि आपको ऑन बोर्ड लिया जाए या आपकी सिफारिशात तलब की जाए, तो मुमकिन तौर पर आपकी सिफारिशात क्या होंगी बतौर सदर किसान इत्तेहाद? सर देखिए, पहले नंबर पे तो सिफारिशात में सबसे बड़ा तो इशू यही है कि जिनके घर गिरे हैं उनको एक कंपनसेशन दिया जाए, जानवरों का कंपनसेशन हो। इसी तरह उन इलाकों में रिहेबिलिटेशन स्टार्ट की जाए। अभी तो पानी खड़ा है अंदर और फसलों में पानी कई दिन तक जमीनों में सूखेगा, उसके बाद कहीं जाके बहाली होगी। वो जो उनकी बहाली है वो उसमें आप कह ले कि 3-4 माह दोबारा उनको लग जाएंगे अपनी सिर्फ फसल काश्त करने के लिए जमीन तैयार करने में, जहां पे पानी कम हो गया या यहाँ पे खत्म हो गया। तो उसके बाद ये अब वो बंदा बिल्कुल जीरो पे है, उसके पास ना कोई आलात बचे हैं, ना उसके पास मवेशी बचे हैं, ना उसके पास कोई ऐसा, उसकी गंदम तक पानी में बह गई है। तो अब उसको तो खाने के लाले पड़े हुए हैं, वो बच्चों को संभालने के लाले पड़े हुए हैं, तो वो क्या एग्रीकल्चर करेगा। और मैं ये समझता हूं कि ये जो एग्रीकल्चर इमरजेंसी है पहले भी 1-2 दफा अनाउंस किया गया, लेकिन उसमें हुआ कुछ नहीं। ना कभी किसी ने बताया कि क्या एग्रीकल्चर इमरजेंसी में क्या डील किया जाएगा, क्या होगा, और ना ही कभी कुछ हुआ। और अभी भी हमारे साथ यही होगा कि हम जो है देखें, बिल्कुल सही है, लेकिन ये कि बिल्कुल जो है वो कंक्लूड कर दीजिएगा, टाइम मेरे पास बड़ा मुख्तसर है। आप मुझे बता रहे हैं कि बुखार है, मैं पूछ रहा हूं बुखार क्यों है, और अगर बुखार है तो उसका इलाज क्या है? सर उसका इलाज यही है कि रिहेबिलिटेशन के लिए कोई अनाउंसमेंट की जाए कि आप जमीन की तैयारी के लिए या बीज देंगे, कोई खाद देंगे, कोई एग्रीकल्चर के आप इक्विपमेंट्स देंगे, क्या करेंगे, अभी तो हमें कुछ पता ही नहीं है। बहुत शुक्रिया मियां उमैर मसूद साहब, मरकजी सदर किसान इत्तेहाद। इसके अलावा आमिर हयात भंडारा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर ज़राअत हैं, काश्तकार हैं। ब्यूरो चीफ डॉन न्यूज़पेपर लाहौर नासिर जमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक के लिए मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद कुछ बात होगी कि इलेक्ट्रिक के हवाले से। ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के हवाले से, क्योंकि एक जानिब जो है वो वाज़े तौर पर एक पेशरफ्त सामने आई है कि RLNG के जो मुआहदे हैं उनके ऊपर जो आयद पाबंदी थी घरेलू सार्फिन के लिए वो हटा दी गई है। वहीं दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक के साथ जो चाइना की कंपनी है शंघाई इलेक्ट्रिक, उनकी जानिब से जो मुआहदा किया गया था जो कि 66.4% का जो है वो मुआहदा था, जो कि 1.77 अरब डॉलर के बल पर जो है वो किया गया था। उससे जो है वो शंघाई इलेक्ट्रिक ने दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि कारोबारी जो माहौल तब्दील हो रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसके तनाजुर में हम ये मुआहदा नहीं कर सकते। आपको ये भी वाज़े करते चलें कि यामाहा भी यहाँ पर अपनी बाइक्स वगैरह की प्रोडक्शन जो है वो बंद कर चुकी है। इस पर बात करेंगे। सनाउल्लाह खान चीफ रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी सनाउल्लाह खान, बताइएगा ये सूरत हाल किस जानिब जाती हुई दिखाई दे रही है? एक जानिब तो माशी बहाली के जो है वो दावे किए जा रहे हैं, माशी खुद मुख्तारी के दावे किए जा रहे हैं, और दूसरी जानिब जो है वो कंपनीज जो कि उस मुल्क से ताल्लुक रखती हैं जिसके साथ हमारी सबसे ज्यादा दोस्ती है, वो अपनी प्रोडक्शंस बंद कर रही हैं। देखें, अगर ओवरऑल इकानमी की आप बात करेंगे तो वो एक लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, उसमें तो काफ़ी इश्यूज़ हैं। लेकिन जहाँ तक आप शंघाई इलेक्ट्रिक कंपनी की बात करते हैं, जो दुनिया की बड़ी बिजली पैदा करने वाली, सप्लाई करने वाली कंपनियों में शामिल है, और 10 साल कोई भी इन्वेस्टर जो है वो इंतज़ार नहीं करता। 10 साल पहले ये एग्रीमेंट हुआ था, और 10 साल पहले अगर उन्होंने ये $2.25 अरब में ये शेयर्स ख़रीदने थे 64.4%, तो 10 साल में जो सेल परचेज एग्रीमेंट था उसकी शराइत ही पूरी नहीं हो सकी। और ताहाल जो रेगुलेटरी अप्रूवल हैं जो हुकूमत पाकिस्तान, नेपरा या कोई दीगर इदारों ने देनी थी, वो अभी तक हासिल ही नहीं की जा सकी। इसके अलावा भी बड़े मसाइल थे। तो कौन इन्वेस्टर इंतज़ार करता है? अगर वो ये $2 अरब
दुबई में इन्वेस्ट करते या फिलिपाइन में करते या टर्की में करते या किसी और जगह करते तो आज वो 10 अरब डॉलर हो चुके होते। तो ये तो पाकिस्तान में एक बदकिस्मती है, इस किस्म का इन्वायरमेंट है जिसकी वजह से एक बड़ी कंपनी जिससे के इलेक्ट्रिक के जो सार्फिन हैं उनको बड़ी सहूलत मिलनी थी। और आप ये भी बड़े हैरान होंगे कि KESC जो के इलेक्ट्रिक की मलकियत है वो 4-5 कंपनियां पूरा ग्रुप है। बिल्कुल आप हैरान होंगे उन तमाम कंपनियों की भी आपस में जो है मुकदमेबाजी चल रही है, SCCP में केस हैं। तो वो इस सूरत हाल में शंघाई तो ख़रीद नहीं सकती थी। उसमें पाकिस्तान के बिजनेस एनवायरनमेंट का इतना इशू नहीं है, क्योंकि अगर 10 साल पहले एग्रीमेंट हुआ था तो साल के अंदर वो सेल परचेज की जो शराइत थी वो पूरी हो जानी चाहिए थी। अगर दुनिया में कहीं और होता तो चंद माह लगते हैं, यहाँ तो खैर 1 साल का भी हम टाइम दे रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं सकी। बदकिस्मती है वो चले गए। और जो के इलेक्ट्रिक के सार्फिन है उनको वही जो एक एवरेज किस्म की सर्विसेज है, क्योंकि उस कंपनी ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करनी थी जब ये एग्रीमेंट हुआ था 2016 में। बिल्कुल तो ये भी अनाउंसमेंट किया गया था कि इस 2.25 अरब डॉलर के अलावा $10 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। जो दूसरी आपने खबर की बात की है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। और देखें पाकिस्तान में किस तरीके से पॉलिसी फेलियर की सज़ा जो है पाकिस्तान की आवाम को दी जाती है। 2021 से पाकिस्तान में गैस जो डोमेस्टिक घरेलू गैस कनेक्शन है उन पर पाबंदी है और लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि पाइप गैस की एक यहाँ सहूलत है और वो फराम नहीं की जा रही। अब चंद साल पहले एक एग्रीमेंट किया जाता है कतर से LNG की इंपोर्ट का जो 2031 तक है, और हर महीने आपके 9 से 11 जो शिप हैं LNG के वो पाकिस्तान आते हैं। और ये बेसिकली इंपोर्ट करने का एग्रीमेंट किया था आपके LNG के पावर प्लांट के लिए। लेकिन बदकिस्मती के पाकिस्तान में बिजली की कीमतों के हवाले से सोलराइजेशन की वजह से बिजली की डिमांड कम हो गई है, बल्कि आए रोज़ इसमें कमी आ रही है और लोग शिफ्ट हो रहे हैं सोलर पे। उससे हुआ ये कि ये प्लांट कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, और वो LNG जो है वो हमने लेनी है, डॉलर में लेनी है, और उसकी जो कीमत है वो 3600 से लेकर 4000 रुपये फ़ी गैस यूनिट है, जिसको हम कहते हैं MMBTU। बिल्कुल। और वो अब ये सिस्टम में तो डाल रहे थे, और उस गैस की वजह से आपकी जो सस्ती डोमेस्टिक प्रोडक्शन है 500 मिलियन क्यूबिक फीट गैस, वो आपने फोर्सफुली बंद की हुई है, वो हासिल ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास LNG आ रही है वो यूज़ कर रहे हैं। अब हुआ ये है कि इस डोमेस्टिक जो कनेक्शन है उस पर पाबंदी उठाई जा रही है, लेकिन हैरानगी तौर पर वो जो एक सज़ा थी, एक जो गलत पॉलिसी थी, उसकी सज़ा आवाम को इस तरह दी जाएगी। नए गैस कनेक्शन पर जो प्राइस होगी वो वही प्राइस होगी जो कतर से हम जिस प्राइस पर LNG खरीद लें, फ्लैट रेट होगा 3600 रुपये से लेकर 4000 रुपये फ़ी MMBTU, और इसमें टैक्सेस और बाकी चीज़ें अलग होंगी। जो इस वक्त रेट है, जो इस वक्त मौजूदा कंज्यूमर को रेट चार्ज किया जा रहा है वो 200 रुपये से लेकर 1700 रुपये है। तो आप अंदाज़ा कर लें कि किस किस्म की ये सज़ा इसमें दी जा रही है। अच्छा, ये RLNG के जो मामलात अभी हुए हैं कि ठीक है हम जो है वो नए कनेक्शंस ले सकते हैं, सार्फिन के लिए कनेक्शंस खोल दिए गए, आपको लगता है सर क्योंकि मौसम सरमा के अंदर जो तवातुर के साथ गैस सप्लाई के मामलात होते हैं कि नहीं जी रात में गैस नहीं आएगी तो जी दिन में इतने बजे आएगी, ये मामलात किसी हद तक सॉल्व होंगे या फिर ये भी एक कह सकते हैं कि एक फूलझड़ी छोड़ी गई है? नहीं, वो देखें डिमांड सप्लाई का एक बिल्कुल अलग इशू है, और वो सर्दियों में डिमांड बढ़ती है जिस तरह गर्मियों में बिजली की डिमांड बढ़ती है। इशू यहाँ प्राइस का है। ये जो काम किया गया है, ये कल जिस तरह एक कौम से खिताब किया 2 वज़ीरों ने इस पॉलिसी के हवाले से, और वहाँ मीडिया तक को इनवाइट नहीं किया गया कि कोई सवाल ना कर ले, क्योंकि इसमें इशू आ रहा है वो जो नए कनेक्शन लेंगे उनको LNG की प्राइस दी जाएगी जो बहुत महंगी है जी। जो मौजूदा बिलों से कहीं ज्यादा बिल आएंगे, डबल कीमत होगी। सप्लाई का भी इशू है, सप्लाई का इशू जब सर्दियों में डिमांड ज्यादा आएंगे और सप्लाई भी जो है प्रॉपर नहीं होगी। जी जी बिल्कुल, वो सप्लाई का इशू हल हो सकता है कि आपने अपने जो डोमेस्टिक जो आपकी गैस की प्रोडक्शन है वो आपने फोर्सफुली बंद की हुई है जी जी, और वो 50 करोड़ MMBTU है, थोड़ी बहुत नहीं है, वो आप सिस्टम में उस वक्त डाल सकते हैं जिस वक्त डिमांड बढ़ेगी। लेकिन प्रॉब्लम है कि आप नए कनेक्शन ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन एक तफरीक आ जाएगी, जो मौजूदा कंज्यूमर हैं उनकी प्राइस कुछ और होगी और नए कंज्यूमर को जो चार्ज किया जाएगा वो उसमें भी काफी हद तक जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। सनाउल्लाह खान हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन,
मामला ही है कि वज़रा की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है, लेकिन ये नहीं देखा जाता कि उन मामलात के ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो सिर्फ आवाम ने ही फेस करने हैं और किस हद तक फेस करने हैं ये हम आज भी देख रहे हैं, और आगे आने वाले वक्तों में इसमें कितनी शिद्दत आएगी ये भी हमारे सामने होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान अली अब्बास को दीजिए इजाज़त। सेहत ने साथ दिया और ज़िंदगी ने वफा की तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।